सबसे पहला जो प्रश्न है उसको आप देखिएगा, उसके अंदर जो है क्या चीजें लिखी हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। ये बड़ा अच्छा सवाल और कई बार पूछा गया है। बाकी ऑप्शंस को ध्यान में रखिएगा। एनएस मतलब नीलम संजीव रेड्डी, या जीबी मावलंकर, या अनंत शयनम अयंगार और मीरा कुमार। बताइएगा लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बताओ। मैं यहां पर अभी इस सवाल के अंदर पुरुष की बात करता हूं। किसकी? मैं इस सवाल के अंदर पुरुष की बात करता हूं। तो बताइएगा इनमें से कौन थे, बताओ जल्दी से। पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे पुरुष, वो जो है वो कौन थे, बताओ जल्दी से बताइएगा। देखिएगा पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो वो थे जीवी मावलंकर जी। कौन थे? जीवी मावलंकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसके बाद में जो एनएस रेड्डी हैं, इनके बारे में आपको पता होगा, ये भारत के पहले निर्विरोध चुने हुए राष्ट्रपति थे और भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका जो कार्यकाल था 1977 से 1982 तक रहा था। क्लियर है? तो पहले मैं यहां पर लिख देता हूं ये कौन थे। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। ठीक है, देखिएगा ये जो थे नीलम संजीव रेड्डी, एनएस का मतलब नीलम संजीव रेड्डी, ये कौन थे? ये भारत के फर्स्ट निर्विरोध राष्ट्रपति चुने। ठीक है, निर्विरोध चुने हुए जो है वो कौन थे? राष्ट्रपति थे। कौन थे भाई? ये राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये कौन से नंबर के थे? ये 6वें नंबर के। ठीक है, 6वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 6वें नंबर के जो है ये राष्ट्रपति थे, जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका समयकाल पूछा जाए, नीलम संजीव रेड्डी का, जो भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति थे, उनका समयकाल क्या था? तो 1977 से 1982 तक। ठीक है, तो इनका समयकाल याद कर लीजिएगा, 1977 से 1982 तक जो है इनका समयकाल होता है 5 साल। ठीक है, क्लियर है भैया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत होगा। अच्छा, ये अनंत शयनम जो अयंगार हैं, ये कौन थे? तो ये थे लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। इसको भी आप लिख दीजिएगा, जो सी वाला है ये आपका याद रखना। ये कौन थे पता है? ये लोकसभा के, लिख लीजिएगा, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन थे, बताओ? अनंत शयनम अयंगार। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मीरा कुमार कौन थे? देखिएगा ये जो है मीरा कुमार, इसको हम यहां लिख देते हैं या फिर यहां ले लेते हैं। देखिए मीरा कुमार जो थे ना, ये डी विकल्प पर हम चलते हैं। तो मीरा कुमार के बारे में आपको पता होगा। ठीक है, मीरा कुमार के बारे में आपको पता होगा कि ये जो थी वो पहली महिला, क्या पहली महिला लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी। ठीक है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भैया, ये तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चारों विकल्पों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा कि प्रश्न ये था कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुष के बारे में पूछ रहा है, तो जीवी मावलंकर थे। एनएस रेड्डी कौन थे? पहले निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे और ये 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका समयकाल था कार्यकाल 1977 से 1982 तक। अनंत शयनम अयंगार जो थे वो लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। मीरा कुमार जो थे वो कौन थी? वो थी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा अगर आपसे पूछी जाए कि वो कौन सी लोकसभा के कार्यकाल के दौरान थी, तो 15वीं, कौन सी? 15वीं जो लोकसभा थी उसकी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष थी। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, लोकसभा सदस्य जो होता है उसकी उम्र कितनी होती है, बताओ। अगर मैं लोकसभा का जो सदस्य होता है इसकी अगर उम्र के बारे में पूछें तो बताओ कम से कम कितने साल का होना चाहिए? अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो वो होना चाहिए 25। कितना? 25 साल का। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है, तो वो कितना होता है? वो आपका 30 साल होता है। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, एक चीज आप देखिएगा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, बताओ। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं इस सवाल को। देखिएगा लोकसभा में, ठीक है, पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो वो क्या है पता है? वो है आपके 550। कितनी है? अधिकतम जो है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 550। तो 550 में जो 530 होते हैं ये राज्यों से आते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे हुए 20 होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न में क्या लिखा गया है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताइए जल्दी से, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बताइए कौन होता है, बताओ जल्दी से। आपको अगर याद हो तो आर्टिकल 148, क्या आर्टिकल 148 किसके बारे में बोलता है? कैग के बारे में बोलता है। कैग का मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो आर्टिकल 148 में क्या होता है? कैग। तो इसीलिए कैग को हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो याद रखिएगा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का जो प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैग बोलते हैं, जो आर्टिकल 148 में वर्णित है। अच्छा जी, अब आप कहेंगे कि भैया जो कैग का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? अगर आपको कैग का कार्यकाल पूछ लिया जाए, ठीक है, कार्यकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता बताओ? इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले खत्म हो जाए। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। इसका जो कार्यकाल होता है कैग का वो कितना होता है? 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। क्लियर है भैया? अच्छा, आप कहेंगे सर ये जैसे मान लीजिएगा अभी किसी की उम्र बची हुई, आपकी उम्र है, आप कितना भी फॉर्म भर सकते हैं। वैसे अभी अगर बनता है कोई 40-45 की साल में अगर कोई कैग बनता है तो ऐसे में उसको 6 साल पूरा मिलेगा। लेकिन अगर उसकी उम्र हो गई भाई साहब 63, ठीक है, तो ऐसा नहीं अब इसे और 5-6 साल और मिलेंगे, नहीं भाई। 63 हुआ ना, अब नजदीकी क्या रहा? 65, लास्ट 65 है। तो इसको इस ऐसी स्थिति में, दूसरे वाले स्थिति में इसको सिर्फ 2 साल ही जो है वो प्रमुख का जो है कार्य जो है मिलेगा। तो यही जो कार्यकाल होता है इसको आप हमेशा याद रखना। अच्छा, कैग करता क्या है? देखिए, कैग जो होता है वो भारत सरकार और राज्य सरकार के सभी जितने भी उसके आय, मतलब जो पैसा आता है, खर्चा होता है, उस सब का लेखा जोखा रखने का काम करता है कैग। क्लियर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है पता है? वो 3 साल होता है। कितना होता है? 3 साल होता है। कितना अच्छा सवाल है। ज्यादातर हमको 5-6 इस तरह से याद होता है, लेकिन इसे याद रखना कितना होता है? 3 साल होता है। ठीक है, या फिर हम 70 वर्ष भी बोल सकते हैं। ऑप्शन में 3 वर्ष है तो आप याद रखना 3 वर्ष या 70, जो भी पहले हो जाए। या तो वो अगर उसकी उम्र बची हुई है तो पूरा 3 साल ले लेगा वो, ठीक है, 3 साल ले लेगा। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट की उम्र में है और लेकिन अगर उसकी उम्र जो है 68 है, 69 है, तो फिर ऐसे में जितनी भी उसकी समय अवधि बची है उतनी ही समय के लिए वो उस आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा। क्लियर है भैया? एक बात बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना, अगला सवाल ये बन गया, बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है वो कब होती है? बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। इसकी जो स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो बताओ। अच्छा बताओ, मानवाधिकार जो दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को। तो इसकी जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। क्लियर है भैया? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना होती है। अच्छा ये बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? अगला सवाल यहीं पर बन गया। ठीक है, इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है बताओ? तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति जो होते हैं वो इसकी जो है वो नियुक्ति करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख। 11वां मौलिक कर्तव्य कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? बताइएगा। उम्र इसमें दे रखी है, आयु वर्ग कितना दे रखा है? 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको 11वां मौलिक जो कर्तव्य है वो जो है उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करता है, या 5 साल से 15 साल के बीच में, या 2 साल से 11, या 6 से 18। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ जल्दी से। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होते हैं वो 11वां मौलिक कर्तव्य जो होता है उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। क्लियर है? अच्छा ये बताइएगा, अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूं, अच्छा टॉपिक है इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। हिंदी थोड़ा अगर कोई शब्द गलत लिख रहा है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या होता है। अच्छा ये बताइए, सीधे सीधे जो फैक्चुअल सवाल बनते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है हमारे भारत के संविधान में किस देश से लिए गए थे? तो बताओ कहां से लिए गए थे? तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम मतलब से। ये लिए गए थे सोवियत संघ। कहां से? सोवियत संघ। पहले सोवियत संघ था लेकिन वर्तमान में ये हिस्सा जो है आपको पता है वो तो बट गया था, अलग अलग टुकड़े बन गए, उसके अलग अलग देश बन गए। अब फिलहाल में उसे रूस जो है बोला जाता है। अच्छा ये बताओ, मौलिक कर्तव्य जो होता है वो किस आर्टिकल के अंदर वर्णित है? तो आपको पता है आर्टिकल किसना है? अनुच्छेद
लिखिए अनुच्छेद 51A, क्या अनुच्छेद 51, इसको दोबारा लिख देता हूं, अनुच्छेद 51 जो ए है इसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा बताओ वर्तमान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं वर्तमान में, 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मेरे साथी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में। अच्छा पहले कितने थे आपको पता है, पहले जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, पहले कितने थे आपको पता होगा, FT मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे, 10 थे। बाद में इसको एक जोड़ा गया था, तो पहले 10 थे, अब 11 में जो एक जो जोड़ा गया तभी तो ये 11 हुए। तो जो एक जो जोड़ा गया ना, इससे सवाल बना था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहले मौलिक कर्तव्य थे 10, लेकिन बाद में यानी आज तक अब जो वर्तमान में कितने हो गए, 11। इससे सवाल बना था कि एक जो है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बताओ जल्दी से, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जिसकी वजह से 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा 86वां, क्या 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, क्लियर है। ये सारे नोट्स को आप याद करते हैं तब तो बात बन पाएगा। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो हुआ था, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक है। इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों में एक जो लास्ट वाला जो 11वें नंबर का जो जोड़ा गया था वो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे 10, वर्तमान में कितने हो गए 11, तो 11वां जो एक जोड़ा था वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। क्लियर है भैया। अब ये क्या था वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाएंगे, बस इतना आप याद रखिए। अगला सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है, उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखिए अगर आपको समझ में आ रही है तो जरूर आप लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आप ही गिने चुने विद्यार्थी जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं। और सही बताए ना, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको भी ये चीजें समझ में आती हैं और सच में लगता है कि हाँ एकदम शांति के साथ में चीजें, कितनी सारी चीजें डिस्कस हो सकती हैं। अगर मैं चाहता तो मैं कैसे भी मेहनत करके समय निकाल करके आपको ऐसे ही 100 प्रश्न बना देता और आराम से घंटे का, 1.5 घंटे का या फिर 50 मिनट का आराम से एक जो है मैं आपके लिए दे देता, लो भाई लॉलीपॉप, इसको जो है कर लीजिएगा। वो संडे को काम होता है जब मैं आपको 50 क्वेश्चन, जितना भी मैं बना पाता हूं उतने सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन जब आप कोई भी मॉक टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर ये प्रयास होना चाहिए कि सवाल भले ही गिनती उसकी कम हो, उससे फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा चीजें जो उसमें जोड़ी जाए, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो उसमें सीखने को मिले। अब एक सवाल आपके सामने है कि जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इनमें से निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। बताओ, अच्छे से पढ़ लेना सवाल को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य। बताओ किसे जो है भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। तो वो है मौलिक अधिकार। क्या वो है आपका मौलिक अधिकार, यानी बी वाला जो बिल्कुल एकदम सही है। अच्छा आपको एक चीज पता होगा, जो मौलिक अधिकार होते हैं भाग 3, चलो आगे बताता हूं, देखिएगा हेडिंग डाल लीजिएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, पूरा टॉपिक ही क्लियर कर दूंगा आज मैं आपको, ठीक है। चलो एक चीज बताइएगा, ये किस संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया हुआ है? बताओ, ये सवाल बन गया। अब आप बताइए, तो ये भारत के संविधान भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार का वर्णन दे रखा है। अच्छा मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो याद रखना अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है आप मौलिक अधिकारों को देखते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूं, बाकी तो फिर एक एक को पढ़ाऊंगा तो फिर वो डिटेल हो जाएगा। किसी दिन हम ऐसा करेंगे, एक एक प्रश्न ले लेंगे और उसमें फिर सभी को जो है वो है ना, जो है 15A 15B इन सबको जो एकदम समझाते जाएंगे। अच्छा ये बताइए 12 से 35 में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर बनता है वो 14 बनता है, 14 से 18। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो क्या कहता है? बताओ, पूरा जो ग्रुप होता है आर्टिकल 14 से जो 18 होता है, बताइएगा ये क्या कहता है? ये कहता है समानता का अधिकार। क्या? इक्वलिटी, समानता का अधिकार। क्या होता है? समानता का अधिकार जो होता है वो कहता है 14 से 18, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं। 14 से 18 हो गया, बहुत जरूरी है। अब उसके बाद में 19 से 22 वाला भी याद कर लीजिएगा। तो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है
ये पूरा, इस पूरे 19 से 22 में सारी चीजें हैं, लेकिन इसका मेन हेडिंग क्या है, 19 से 22 तक किस चीज की बारे में जो आर्टिकल है वो बात करता है। कुल मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। तो स्वतंत्रता का अधिकार, किसका, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत है आपको? इसके बाद में आर्टिकल 23 और 24 जो होता है, ओवरऑल इसकी परिभाषा पढ़िएगा। वो क्या कहता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण नहीं किया जा सकता। तो शोषण के बारे में अगर बात कही जाएगी तो वो आर्टिकल 23 और 24 जो होता है ये क्या बात करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके, शोषण के विरुद्ध जो अधिकारों की बात करता है वो करता है। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिएगा। चलो पूरा ही कर देता हूं। इसके बाद में आता है आर्टिकल 24, फिर होता है 25 से 28 के बारे में पता होगा। तो आर्टिकल 24, 25, 26, 27, 28, ये 25 से 28 तक जो आर्टिकल जो अनुच्छेद बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उनके अंदर बात क्या कही गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोलता है 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखते जाइएगा फटाफट से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो बात करता है वो आर्टिकल 25 से 28 में गया था। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल 29 से 30। क्या, आर्टिकल 29 लिखिएगा, आर्टिकल 29 बताओ जल्दी से, 29 से 30 में क्या बात कही गई है। जैसे 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आर्टिकल 29 से 30 में क्या कहा गया है, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकारों की बात करता है वो है। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात जो करता है वो आर्टिकल कितना होता है, 29 से 30 जो है ये बात करता है। इसके बाद में एक विशेष होता है आर्टिकल 32, इसको आप मत भूलिएगा कभी भी, मैं पेन चेंज कर देता हूं। आर्टिकल 32 बताओ ये क्या बोलता है, ये इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं इसे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, उपचारों का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 होता है। अच्छा एक चीज देखिएगा, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और ये पूछा गया सवाल है कि आर्टिकल 32 को जो संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को बोला गया, संविधान की आत्मा, देखो कितना बड़ा है आर्टिकल 32, लेकिन ये बोला किसने था, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब ने। ठीक है, तो आर्टिकल 32 को क्या बोला गया था, संविधान की आत्मा। क्या बोला गया था, संविधान की आत्मा जो है इस आर्टिकल को बोलते हैं। और ये किसके द्वारा ये कहा गया था, तो ये BR अंबेडकर साहब के द्वारा। ठीक है, BR अंबेडकर, ठीक है, BR अंबेडकर साहब के द्वारा जो है ये कथन जो है कहा गया था। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पूरी चीजें। अब इसमें से आपके पता है आप कितने भी सवाल बना लीजिएगा, आराम से आप इन हर प्रश्न को, हर सवाल को आप कर पाएंगे। 6 नंबर का ये है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है। बताओ 4 जो परत लिखी हुई है वायुमंडल की, इन चारों में से किस परत का जो मतलब है इसको और दूसरे नाम से बोलते हैं, और दूसरा नाम क्या है, इन परतों 4 परतों में से मिश्रण का क्षेत्र। तो अब बताओ इन जो 5 मंडल होते हैं, 5 जो परतें होती हैं, उनमें से ऐसी कौन सी परत है जिसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं, वही तो मिश्रण हुआ। अब आपके समझ में आ गया होगा, उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथी, क्षोभ मंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पेपर में जो पूछा गया था वो मुझे याद आ गया। अब सुनिएगा आप, ठीक है, अब ये जो परतें हैं वायुमंडल की वो आप ध्यान रखिएगा। ये जितने भी सवाल इस टॉपिक से बने थे वो बताता हूं। वायुमंडल की परतें, ठीक है, वायुमंडल की परतों के बारे में याद रखिएगा। जैसे पहले आप समझिएगा, क्या, जैसे पहले आप समझिएगा, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके ये पृथ्वी, इसके ऊपर एक दूसरा जो है वो एक परत है, उसके ऊपर फिर एक दूसरा परत है, उसके ऊपर एक और परत है, फिर उसके ऊपर एक और परत है। यस, तो एक परत हो गया, 2 परत हो गया, 3 परत हो गया, 4 परत हो गया, और इसके ऊपर एक और परत है। ठीक है, एक और परत है। तो बेसिकली जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं, ये वाली जो परत है इसको क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इस वाली परत में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। और बेसिकली एक और सवाल होता है, इन दोनों पहली मतलब
इन दोनों परतों के बीच की दूरी भी आपसे पूछ ली जाती है। लगभग दूरी होती है, बहुत सारी जगह पर आपको अलग अलग अंतर इन दूरियों में देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मली यही सब आपको जो है देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इन दूरियों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन जो मैं आपको दूरियों का डाटा बताऊंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके प्रश्नों को आयोग के द्वारा माना गया है। ठीक है भैया, बाकी अगर आपको लगता है कि राम भैया ये थोड़ा सा इसे आप देख लीजिएगा तो मैं वो देख लूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊं क्षोभ मंडल के बारे में आपको बताऊं। चलो ए नहीं, इसको हम डालते हैं 1 नंबर। क्या डालते हैं इसे? 1 नंबर डालते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल। क्या? क्षोभ मंडल बताए थे अभी। देखो, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसम की सभी घटनाएं, तभी तो इसे मिश्रण वाला जो है वो क्षेत्र बोलते हैं। तो मौसम की सारी घटनाएं, तो लिख लीजिएगा पहला कि मौसम से संबंधित कोई भी घटना होगी, मौसम की सभी घटनाएं, मौसम की सभी जो घटनाएं हैं। अभी नहीं बेटा, तो बीच में थोड़ा सा ये जो है वो कैमरा बंद हो गया था, उसको आप ध्यान रखना। तो क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं, जैसे जलवायु, वर्षा, कोहरा, बिजली या फिर बादल, ओलावृष्टि, ये सब। और वायुमंडल की, ठीक है, लिखिएगा वायुमंडल की सबसे, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत भी कौन सी है? क्षोभ मंडल है। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूं से, ये सवाल आपके सामने है कि ध्रुवों और, ये जितने भी सवाल मैं आपसे पूछता रहा हूं या फिर फैक्ट बता रहा हूं, उन सबको याद रखिए कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल, ध्रुवों और भूमध्य रेखा, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की जो परत होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो आपसे पूछी गई थी के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई बताइए कितनी है? ऊंचाई कितनी है बताओ, जल्दी से बताओ। ये सवाल मैंने आपके लिए लिखा है, पूछा गया है कि ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, बताओ। चलो आपको मैं विकल्प देता हूं जल्दी से। विकल्प हो जाएगा 0 से 8, दूसरा विकल्प हो जाएगा 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर। बताओ जल्दी से। तो याद रखना, ध्रुवों और भूमध्य रेखा के पास जो क्षोभ मंडल होता है उसकी जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत होगा। इसके बाद में थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी आपको बताता हूं। इसके बाद में क्षोभ मंडल हो गया, इसके बाद में आएगा समताप मंडल। कौन सा हो जाएगा? समताप मंडल। अच्छा ये बताइए, जैसे पूछा जा रहा है समताप, कौन सा है? समताप, जहां पर तापमान जो होता है समान होता है, बड़ा अच्छा मंडल होता है। और इसके बाद में आपको पता होगा ये दूसरी परत होती है, पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में जो है ये जो परत पाई जाती है उसे समताप मंडल बोलते हैं। अब देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है समताप, मतलब एकदम जो टेम्परेचर है वो एकदम समान रहेगा, सारी घटनाएं एकदम समान रहेंगी, इसमें कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए ये जो मंडल होता है वो वायुयानों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और दूसरी बात, ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। तो याद रखना, इसमें विमान जो होते हैं, वायुयान जो उड़ते हैं वो आराम से उड़ते हैं, कोई इसमें मौसमी घटनाएं होती नहीं कि आंधी तूफान चक्रवात आ गया, पता चला सुतरा है ना, वो जो जहाज उड़ रहा है वही नीचे जो है टपक गया, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो इसलिए वायुयानों के लिए सबसे बेहतर जो एक मंडल है वो कौन सा है? समताप मंडल है। तो विमानों का उड़ना हो या ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है जो हमको पराबैंगनी किरणों को जो है हमारे नीचे तक आने से जो है रोकती है, तो वो दोनों फैक्टों को याद रखना। एक फैक्ट याद कर लीजिएगा कि विमानों का उड़ना, ठीक है, विमानों का उड़ना जो है वो भी इसी मंडल में होता है। दूसरी बात जो ओजोन लेयर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, दूसरी बात जिसे हम ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत भी जो है वो आपको इसी के अंदर पाई जाती है। अगर आपसे इसकी जो ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो लगभग वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की जो है इसकी ऊंचाई जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। और ये कौन सी परत है? ये दूसरी परत है। कौन सी है? ये दूसरी परत है। ठीक है, पहली परत कौन सी थी? वो थी क्षोभ मंडल। क्लियर है भाई? इसके बाद में आता है मध्य मंडल। कौन सा आता है? मध्य मंडल। सीधी बात है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद में मध्य मंडल, मतलब तीसरा है। तो ये कौन सी परत हो गई? तीसरी परत हो गई। कौन सी परत हो गई? तीसरी परत हो गई। अगर मैं इसकी हाइट की बात करता हूं, मतलब कितनी ऊंचाई तक जो वो किस क्षेत्र में जो है वो ज्यादातर जो है वो देखी जाती है, तो लगभग 85 किलोमीटर से
50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में जो पड़ती है वो जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर के बीच में जो पड़ती है ये आपका मध्य मंडल जो यानी तीसरी परत पड़ती है। और ध्यान रखना मध्य मंडल में ही जो उल्का पिंड जो पाए जाते हैं ना वो मध्य मंडल में ही पाए जाते हैं। लिखिएगा उल्का जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड जो है वो किस मंडल में पाए जाते हैं, बताओ जल्दी से। तो वो मध्य मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद में थोड़ा सा भाई जल्दी कर लीजिएगा, तापमंडल कौन सा हो जाएगा, थर्मोस्फीयर। ठीक है, तो तापमंडल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, देखो पृथ्वी के वायुमंडल की ये तीसरी हो गई, तो ये कौन सी है, ये आपका चौथी परत है। कौन सी मेरे भाई, चौथी परत है। ठीक है, तो वायुमंडल की कौन सी परत है, तापमंडल, चौथी परत है। अच्छा, इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको आयन मंडल भी बोलते हैं। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद में देखो जो तापमंडल हो गया, तापमंडल की अगर हाइट की बात करते हैं तो 50 से 85 और ये हो जाएगा 85 से 500 किलोमीटर की। ठीक है, तो हाइट की बात करते हैं तो 85 से 500 किलोमीटर की जो हाइट है वहां पर जो है ये मंडल देखने को मिलता है, तापमंडल। अब यार एक मंडल बचा हुआ है तो उसे आप क्यों छोड़ें, वो थोड़ा सा आप देख लिए, उसे बोलते हैं बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल, भाई देख लेना हिंदी विंदी कैसे लिखते हैं, बहिर्मंडल। अब ये एग्जिट करता है, ये बाहर है, तो वायुमंडल की सबसे भारी परत वो कौन सी है, तो वो है बहिर्मंडल। क्लियर है भैया, वो कौन सी है, बहिर्मंडल है। तो अब इसे मैं लिख देता हूं कि वायुमंडल की सबसे, लिखो सबसे भारी परत की बात करते हैं तो वो जो है ये 500 किलोमीटर के बाद जितना भी एरिया पड़ता है वो बहिर्मंडल पड़ता है। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है और लग रहा है कि सर जी यार वास्तव में बहुत मेहनत करते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए एक लाइक आपसे जो है वो उम्मीद करता हूं, आपके एक लाइक मिले और कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि सर जी क्लास एकदम सही चल रही है और आपको जो वो एकदम समझ में आ रहा है। क्या आपको एकदम समझ में आ रहा है। देखिएगा अगला सवाल, देखिए 7 नंबर का, कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, बताओ जल्दी से। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा सवाल है, बताओ जल्दी से, वो कब की गई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी, 1951, यानी विकल्प सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ये जनगणना की गई थी कब, ये 9 फरवरी 1951 में। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 9 फरवरी, क्या 9 फरवरी 1951। अब देखो सवाल था, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब क्या इससे आपका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। चाहेंगे थोड़ा सा और जो है इसके जानकारी मिल जाए तो थोड़ी सी और मैं आपको जानकारी देता हूं। और चलो अब बताता हूं, देखिएगा 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं साक्षरता में, तो साक्षरता में जो सवाल था वो कुछ क्रम से पूछा गया था। सबसे कम, क्या यहां पर पूछा गया था, सबसे कम बताओ, सबसे कम किस राज्य की है, तो सबसे कम जो वो बिहार की है। किसकी है मेरे भाई, बिहार की। अच्छा, बिहार सबसे कम तो है, लेकिन वो कितनी परसेंट है, 61.80, क्या 61.80% ये जो है ये बिहार की सबसे कम जो साक्षरता था। क्लियर है भैया। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है भाई, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी अगर मैं बात कर लेता है तो लगभग वो 65.38 के आसपास है। कितनी, 65.38 जो है ये है। इसके बाद में तीसरा जो नंबर आता है वो राजस्थान का है, और मैंने 3 क्यों लिखाए थे बताता हूं। राजस्थान जो है वो तीसरे पायदान पर आता है, और इसमें जो साक्षरता दर है वो 66.11 है। कितनी है, 66.11, 11 छक्का 66। ये चीज आप याद रखें। अब एक बात बताइए, सबसे कम किस में है बताओ, 61 सबसे कम बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में 65 और राजस्थान में 66। तो सबसे कम तो बिहार में, लेकिन तीसरे पायदान पर सबसे कम जो है वो किस भारतीय राज्य की है, तो वो अपने राजस्थान की है। किसकी है, राजस्थान की है। तो ठीक है, अब यहीं पर सबसे कम हो गया, यहीं पर सबसे ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा का चलो एक ही बताता हूं। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए तो वो बताओ किसकी है, वो अपने केरल की है। अब इसका नाम हो गया केरलम, क्या केरलम इसका नाम हो गया है। और कितनी है, तो वो 94% है। कितना है भाई, 94% है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपके एक सवाल है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एएमयू बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। क्या अगर आपसे एएमयू की स्थापना पूछी जाए कि एएमयू की स्थापना जो है वो कब हुई थी,
तो बताओ कब हुई थी? 75, 20, 47 या 1901 में? बताओ जल्दी से। तो देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम एएमयू बोलते हैं, उसकी स्थापना पता है किसने की थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा इनकी स्थापना होती है। तो किसने की थी? सर सैयद अहमद खान, ठीक है, अहमद खान जी के द्वारा जो इसकी स्थापना होती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बन गया है ना, तो अब यूनिवर्सिटी के ऊपर ही सवाल पूछा गया है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें विश्वविद्यालय शब्द जो है वो जुड़ गया, यूनिवर्सिटी जुड़ गया। तो इसका मतलब ये पुरानी बात नहीं कर रहा है, ये लेटेस्ट की बात कर रहा है। तो 24 मई 1920 को जो है, क्या 24 मई लिख लीजिएगा, 24 मई 1920 डेट याद रखना, 1920 ये वाली डेट आती है। तो एएमयू की स्थापना कब होती है? 1920 में। हुआ यह था कि इससे पहले जो एक सवाल मैंने 3-4 क्लास पहले जो एक यही सवाल मैंने करवाया था, वो जो है वो गलती से गलत हो गया। क्या वो एकदम गलती से गलत हो गया? वो एक शायद एग्जाम था, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था या इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सवाल मैंने देखा था, उसमें जो है वो विकल्प जो है वो कुछ अलग दे रखा था जो मैंने आपको बताया। तो बेसिकली इस चीज को आप याद रखना। एक्चुअली देखो एएमयू है ना, ये आपका 24 मई 1920 में तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हो गया। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले कॉलेज थी। क्या पहले कॉलेज थी, जिसे MAO कॉलेज के नाम से जानते थे, यानी मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या 1875 की डेट को आप टेंशन ले रहे हो ना? नहीं भाई, पहले यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले कॉलेज थी। सवाल विश्वविद्यालय से लेकर के, तो विश्वविद्यालय की डेट ये है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ कॉलेज पूछा जाए कि MAO कॉलेज यानी मोमडन एंग्लो ओरिएंटल जो कॉलेज है वो जो है उसको कब स्थापित किया गया था? तो वो 1875 में किया गया था। क्लियर है भैया? वो उस सवाल जो उस वीडियो में गलत हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण या फिर उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख दे रखा है? बताओ किस आर्टिकल के अंदर है? क्या किस आर्टिकल के अंदर है? याद रख, अपने अंतःकरण या धर्म के प्रचार प्रसार कुछ भी करिए, धर्म से संबंधित प्रचार करिए, आचरण करिए, उसे मानिएगा। ये जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 25 में। किसमें मेरे भाई? आर्टिकल 25 में। मैं लिखूंगा नहीं, बस थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए याद रखना, आर्टिकल 25 ये कहता है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति है ना किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका जो है प्रचार कर सकता है और जो है उसे मान सकता है, प्रचार कर सकता है, आचरण कर सकता है। तो आर्टिकल 25 में कहा गया था। इसके बाद में जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 क्या कहता है? ये सामूहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी धार्मिक समूहों को अपने धार्मिक संस्थान स्थापित करने या संपत्ति रखने या प्रबंधन करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 26 देता है। तो इस तरह की जो बातें वो इसमें कही गई है। चलेगा अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल आपके लिए कुछ इस तरीके से है, इसको आप अच्छे से करिएगा। चलिएगा अब एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइएगा, राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति प्रत्येक कितने वर्ष के लिए और किसके द्वारा की जाती है? बताओ राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए और किसके द्वारा जो है वो की जाती है? बताओ जल्दी से, सवाल का आंसर क्या होगा? तो इस सवाल का आंसर ये हो जाएगा कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति जो है कितने वर्ष के लिए की जाती है? राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति होती है मेरे भाई 5 साल के लिए। किसने? 5 साल के लिए। और क्योंकि राज्य से संबंधित है तो किसके द्वारा की जाती होगी? राज्य सरकार के द्वारा की जाती होगी। इसीलिए आपका जो विकल्प है वो आपका ए वाला एकदम सही है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग जो बनाता है वो कौन बनाता है पता है? प्रत्येक 5 साल के लिए बनता है। तो कौन बनाता है? ये राज्यपाल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राज्यपाल बनाते हैं। चलिएगा बस इतना ही हम रखते हैं वित्त आयोग को, फिर हम कभी जो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आप मुझे कमेंट करके अपना आप स्कोर बता सकते हैं कि आप मुझे स्कोर बताइएगा, ठीक है? तो स्कोर जो है वो आपका कितना रहा? स्कोर आपका 10 क्वेश्चन थे, तो 10 में से आपका कितना है बताओ जल्दी से। इसका हम एक टारगेट रखते हैं, कम से कम आपका 6 नंबर बनना चाहिए, ठीक है? इतना स्कोर रहना, इतना कम से कम रहना चाहिए। इसके बाद में एक चीज आप ये देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक किए हैं या नहीं किए हैं। इसके बाद एक और जिम्मेदारी आपको दे देता हूं आज, इसके बाद शेयर किया है या नहीं किया है और इसके बाद में आपके स्कोर के लिए कमेंट आपने किया है कि नहीं किया है। इन तीनों चीजों को देख लीजिएगा। 3 सूत्रीय जो है ये योजना है। चलेगा, आपको मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सारी चीजें एकदम समझ में आई होंगी और अच्छी लगी होंगी। क्या मन एकदम प्रसन्न हो गया होगा कि यार भैया ने बहुत सारी चीजों पर एकदम पसीना बहा दिए हैं। अच्छे से पढ़िएगा, लगातार पढ़िएगा, देखिएगा कभी भी आप वन लाइनर की तरफ ज्यादा ना जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप हमेशा अगर यही सोचते रहेंगे कि यार कि वन लाइनर पढ़ करके काम हो जाएगा,
नहीं यार, उसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वन लाइनर से ठीक है, फैक्ट को आप पढ़ लीजिए, लेकिन उससे मतलब दमदारी नहीं आएगी। क्या उससे दमदारी नहीं आएगी, आप उसे भूल जाएंगे। तब तक ये मतलब एक समझ लो कुछ समय के लिए ही होता है वो, ठीक है। फास्ट रिलीफ है, जल्दी जो आपको रिलीफ ऐसा महसूस करा देगी हाँ मैं कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता है। ज्यादा जब भी आप मॉक टेस्ट दिया करें, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट कुछ भी लगा रहे हैं, तो भाई याद रखना सिर्फ एक सवाल और एक उत्तर तक आप सीमित रहेंगे, तो फिर आप बताइएगा इतना कम समय में आप और कितने हजारों क्वेश्चंस को आप जो वो इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए एक टॉपिक को पढ़िएगा, मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद में आप नोट्स बनाइए मत बनाइए, ज्यादा समय नहीं है तो आराम से पहले प्रयास करिएगा, समय है तो नोट्स बना लीजिएगा, बना रखे तो उनको पूरे टॉपिक को पढ़ा करें। उसके बाद फिर उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए उसको आप लगाइएगा, और उस सवाल को लगाने के बाद में जैसे ही आप सवाल लगाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा ये किस टॉपिक से है, तो फिर उस टॉपिक को एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, जो आपको मैं करवा रहा हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है सिर्फ एक वीडियो बनाना कि मैं आ गया 10 क्वेश्चन ले आया, 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर बाकी चला गया। नहीं भाई, फॉर्मेलिटी करनी होती तो हम कब का कर चुके होते। इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं, जब मान लीजिए जब आप पढ़ा ही रहे हो तो क्यों ना अच्छे से उस चीज को पढ़ाया जाए, ताकि अगर मान लीजिए मैं भी अगर सामने इस तरह की क्लासेस को देखूं तो मुझे भी जो अच्छा फील हो, लगे कि हाँ यार चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए एक कमेंट आया हुआ है, जो इससे पहले जो वीडियोस मैंने दी थी आपके लिए, उसमें उत्तम सिंह यादव जी हैं, इनका जो कमेंट है वो है कि बेस्ट फॉर रिवीजन। आप इसका मतलब है रिवीजन के लिए जो क्लासेस है वो बहुत अच्छी हैं, मेरे सभी सारे क्वेश्चन सही हैं। थैंक यू यार, चलेगा, थैंक यू सो मच यादव जी। इसके बाद में धर्मेंद्र कुमार हैं, ये बोल रहे हैं कि आप जीके जीएस रोज कराइए भैया, तो बिल्कुल भाई, और इनके भी जो पूरा जो स्कोर है वो एकदम जो है ठीक है 5 में से 5। पिछले वीडियो में भी हमने 5 करवाए थे, लेकिन 5 की जगह लगभग हमने 50 से 100 क्वेश्चन को आराम से जो आपके सामने डिस्कस किया था। इसके बाद में मनोहर है, मनोहर राजपूत, गुरुजी चरण स्पर्श, भाई इतना तो नहीं, हम बड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, थैंक यू मनोज। इसके बाद में मनोहर, थैंक यू। इसके बाद में वीरेंद्र कुमार है, इनका कहना है सुपर सर, थैंक यू। इसके बाद में सर जी अकबर के कार्यकाल 1556 से 605 तक रहा था, बिल्कुल। सुभाष यादव जी, सुभाष यादव ये वो शख्स हैं जो सच में अमेजिंग है। मतलब इनका जो कमेंट है ना मुझे हर वीडियोस में मिलता ही मिलता है, हर वीडियोस में मिलता है। और जहां पर भी हम थोड़ा जल्दबाजी में कैसे भी समझ लीजिए, अगर कहीं हमने कुछ गलत कर दिया, सब मैंने बोल दिया आपसे कि अगर हम कुछ लिखते हैं तो हिंदी थोड़ा सा मात्रा इधर उधर हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।